हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैं बताती हूँ कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ाया था। आज हम उसके अगले लॉज एक्ट्स के बारे में, कुछ अगले एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक जानना ज़रूरी है एक कमीशन के बारे में जिसका नाम है साइमन कमीशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये साइमन कमीशन कब बनी थी। 1927 में बनी थी। इस कमीशन के हेड सर जॉन साइमन थे। उन्होंने ये कमीशन 1927 में बनाई थी। क्यों? ताकि वो चेक कर सके कि 1919 का एक्ट किस तरीके से बन रहा है। और उसने अपनी रिपोर्ट कब लॉन्च की थी? 1930। इस रिपोर्ट को चेक किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो ड्राफ्ट हुआ था। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइमन कमीशन। अब हम नया एक्ट पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अगर हम 1919 की बात करें, हमने उसमें कुछ मेन पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि वुमेन को पहली बार राइट मिला था, डायआर्की आई, राइट मिलता वोटिंग करने का, डायआर्की आई थी। उसके बाद यहाँ पे 2 हाउसेस बने थे, एक अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, एक लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। अब हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1931, इसके अंदर टोटल 321 सेक्शंस हैं और 10 शेड्यूल्स है। ये काफ़ी लेंथी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 321 सेक्शंस है और कितने शेड्यूल्स हैं? 10 शेड्यूल्स है। ये एक्ट जो 1935 का था, इसने क्या किया? इसने प्रोविंसेस को और स्टेट्स को एज ए यूनिट जो है वो देखा। इसने प्रोविंसेस को और इंडियन स्टेट्स को एज ए यूनिट कंसीडर किया। ठीक है, अब इंडियन स्टेट्स के लिए ऑप्शनल था कि वो फेडरेशन को ज्वाइन करेंगे या ना करेंगे। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया तो इससे फेडरेशन नहीं बन सकी। इस एक्ट से ने बर्मा को इंडिया से क्या किया? सेपरेट किया और 2 नए एरिया बनाए, प्रोविंसेस बनाए, एक ओडिशा और एक सिंध। तो क्या किया इस एक्ट ने? फिर से देखते हैं। इस एक्ट ने बर्मा को इंडिया से सेपरेट किया और 2 नए प्रोविंसेस बनाए, ओडिशा एंड सिंध। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसने लेजिस्लेटिव पावर्स को भी डिवाइड किया। हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कि उसमें हम लोग सेंटर का और स्टेट का सेंटर और प्रोविंस का अलग अलग बजट देखते हैं, लेकिन इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड किया बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ अ प्रोविंस वॉज ऑल्सो एक्सरसाइज बाय गवर्नर। गवर्नर के पास क्या थी? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी। ठीक है, अब उसके बाद बेसिकली ये जो इसमें गवर्नर था वो गवर्नर जनरल का सबऑर्डिनेट नहीं था। इसमें गवर्नर को मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना पड़ता था और वो लेजिस्लेचर को क्या थे? रिस्पॉन्सिबल थे। गवर्नर जो था, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो थी सेंटर की, वो बेसिकली किसके पास थी? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हमारे गवर्नर जनरल। लेकिन गवर्नर किसके साथ काम करता था? विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, जो कि लेजिस्लेचर को क्या थे? जो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेचर को, वो हमने अपॉइंट नहीं किए। लेकिन 1935 में कुछ ऐसे प्रोविज़न एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेंट्रल लेजिस्लेचर था वो बाई कैमरल था। उसमें जैसे हमारे पास पहले क्या था? एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स था और हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन यहाँ लेजिस्लेटिव जगह फेडरल असेंबली थी और काउंसिल ऑफ स्टेट था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है ल्यूसेंट में कि 6 प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर जो था, 6 प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर इसमें बाई कैमरल था। उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेकिन बाकी प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर जो था वो यूनिकैमरल। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कितने प्रोविंसेस का लेजिस्लेचर जो था वो बाई कैमरल था? एंड देन यू विल राइट 6 प्रोविंसेस का। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल के पास कौन सी पावर थी? विटो की पावर थी। ठीक है, लेकिन जो बिल सेंट्रल लेजिस्लेचर पास करता था उसको भी विटो पावर्स हम देते थे। गवर्नर जनरल जो है
इट कुड प्रिवेंट डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर और सस्पेंड करता था प्रोसीडिंग्स ऑन एनी बिल। ठीक है, अगर उसको लगता है कि उसकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं खतरे में है या कुछ भी है, तो वो क्या करता था, डिस्कशन को, एक बिल के ऊपर डिस्कशन को अवॉइड करता था और उस बिल की प्रोसीडिंग को सस्पेंड भी कर देता था। गवर्नर जनरल के पास कुछ अपनी इंडिपेंडेंट पावर थी, लेजिस्लेशन की क्या थी, इंडिपेंडेंट पावर थी। ठीक है, अब उसके बाद कुछ सब्जेक्ट में कोई भी बिल जो है गवर्नर जनरल के परमिशन के बगैर जो है वो उसके अंदर सैंक्शन ही नहीं होते थे। ठीक है, यहाँ पे 3 फोल्ड डिवीज़न हम देख सकते हैं 1935 पे। एक कि हमारे पास क्या होती है, फेडरल लिस्ट होती है। ठीक है, एक फेडरल लिस्ट होती है और दूसरी क्या होती है, प्रोविंशियल लिस्ट। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्करेंट। तो हमारे पास कितनी लिस्ट होती है, हमारे पास यहाँ पे इस एक्ट के अकॉर्डिंग 3 लिस्ट, नंबर 1 फेडरल, नंबर 2 प्रोविंशियल और नंबर 3 इज़ कॉन्करेंट। अब फेडरल में क्या था, फेडरल में हम लोग मेनली जो है फेडरल लेजिस्लेटिव की पावर्स की बात करते थे। प्रोविंशियल लिस्ट में हम लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स की बात करते थे। कॉन्करेंट लिस्ट में हम किसकी बात करते हैं, दोनों की कंबाइंड बात करते हैं। गवर्नर जनरल को या तो वो क्या करता था, ऑथराइज करता था या फेडरल लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसमें आपको पता था कि जो साइमन कमीशन थी, इसने हमें एक और स्टेटस दिया था, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, ये स्टेटस जो है वो साइमन कमीशन ने हमें दिया था 1929 में, लेकिन इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने बेसिकली साइमन कमीशन ने प्रॉमिस किया, दिया भी नहीं था, हम बोल सकते हैं, विच वॉज प्रॉमिस बाय द साइमन कमीशन इन 1929 was not conferred by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो हमने क्या क्या पढ़ा इस एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, कि ये जो है एक लेंथी और डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसमें टोटल 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स हैं। इसमें हमारे पास क्या है, प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट्स को हम लोग एज यूनिट्स कंसीडर करते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बर्मा को इंडिया से किया था क्या, सेपरेट, और 2 नए प्रोविंसेस ओडिशा और सिंध जो है वो क्रिएट किए गए थे। इसमें जो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो हमारी गवर्नर जनरल्स के पास होती है और सेंट्रल लेजिस्लेचर हमारा बाई कैमरल होता है। इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, एक फेडरल असेंबली और दूसरा हमारे पास काउंसिल ऑफ स्टेट। उसके बाद हमने इसमें देखा कि हमारे पास 6 प्रोविंसेस में सिर्फ लेजिस्लेचर बाई कैमरल था, बाकी सारे प्रोविंसेस में हमारे पास लेजिस्लेचर यूनी कैमरल था। ठीक है, उसके बाद हमने मेन यही पढ़ा कि इसमें फेडरल लिस्ट होती है, प्रोविंशियल लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, और डोमिनियन स्टेटस जो हमें साइमन कमीशन ने प्रॉमिस किया था कि वो हमें प्रोवाइड करेंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने हमें प्रोवाइड नहीं किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन बेसिकली क्या है, मार्च 1942 में, मतलब हमारी आज़ादी से पहले मार्च 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। उन्होंने एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन की ऑन द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, इनको बेसिकली ये प्रपोजल्स हमें कब जो है अडॉप्ट करने थे, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रोवाइडेड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कुड एक्सेप्ट देम। देखो, हम लोगों ने ब्रिटिशर्स की काफ़ी हेल्प, ब्रिटिशर्स को हमारी हेल्प चाहिए थी, किसके लिए, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। ठीक है, उसके लिए इन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि वो हमें जो है, हमें कोई चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बदले में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, मार्च 1942 में क्रिप्स ने क्या किया, एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन बनाई जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ प्रपोजल्स थे। ये प्रपोजल्स हमें कब अडॉप्ट करने हैं, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन ये अडॉप्ट तभी करेंगे जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग उसको एक्सेप्ट करेगी। इस प्रपोजल्स के अकॉर्डिंग क्या था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से फ्रेम होगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन जो है रिकमेंड करेगा, इंडियन पीपल। ठीक है, हमें इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलना ही मिलना है। ठीक है, हमारे पास एक इंडियन यूनियन होगी जिसमें हमारे प्रोविंसेस होंगे, स्टेट्स होंगी। ठीक है, अब उसके बाद ये भी था कि अगर कोई भी चाहे, एनी प्रोविंस नॉट एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्री टू रिटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। मतलब हम आपको पता ही है कि जैसे कुछ लोग इंडिया चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान में रहे, ये सब उसी के बारे में बात कर रहा है क्रिप्स मिशन। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन कब का था, ये 1942 का। नेक्स्ट वन इज़ कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। देखो, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 1946 मतलब
हमारी आज़ादी के 1 साल पहले लॉर्ड एटली, उन्होंने ना, लॉर्ड एटली जो थे ये ब्रिटेन के ही ऑब्वियसली होंगे, उन्होंने एक कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे, लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया को जितनी जल्दी हो सकता है उसको इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है, और उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाए। कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द क्लेम फॉर अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम। लेकिन इस कैबिनेट मिशन ने इन्होंने ये वाला पूरा प्रपोजल ही ठुकरा दिया कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट बनेगी। ठीक है, सो फिर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान देयर वाज टू बी अ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक यूनियन ऑफ इंडिया होगी जिसमें ब्रिटिश इंडिया भी आएगा और स्टेट्स भी आएंगी और उन पे जुडिक्शन होगी, सब्जेक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, और सारी रेजिडुअरी पावर्स कहाँ आएंगी, प्रोविंसेस और स्टेट में। यूनियन का एक एग्जीक्यूटिव होगा और एक लेजिस्लेचर होगा जिसमें प्रोविंसेस और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, कोई भी डिसीजन जो कि कम्युनल इशू को इन्वॉल्व करता है उसको मेजॉरिटी सपोर्ट मिलेगा रिप्रेजेंटेटिव्स का। ठीक है, और प्रोविंसेस जो हैं वो ग्रुप्स बना सकते हैं किसके साथ, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स के साथ। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट वन इज़ माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान का क्या था कि जब पावर इंडियंस को देने लगे हम लोग, ठीक है, मतलब माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग कि पावर जो है वो इंडियंस को दे दो और कंट्री को का बंटवारा कर दो, वो माउंटबेटन प्लान में था। ठीक है, इसको एक शेप कब मिली, ये प्लान था, शेप कब मिली इसको, ऑन 3 जून 1947। ठीक है, 15 अगस्त को 1947 को हम लोग क्या हम लोग जो है वो क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। ठीक है, लेकिन हमें बात याद रखें कि 3 जून 1947 को इसको एक फॉर्मल शेप मिली थी।